नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ज़मीन खरीदने के पहले किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और उसके अनुसार अमल किया होगा और आप ज़मीन के प्रति आश्वस्त हैं कि हाँ अब ये ज़मीन खरीदा जा सकता है, तो उसके बाद आप दस्तावेज़ की बनवाएंगे और दस्तावेज़ रजिस्ट्री की प्रक्रिया में जाएंगे। दस्तावेज़ रजिस्ट्री की प्रक्रिया में जब आप जाएंगे तो उसके में आपको किन किन बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए वो आप इससे समझ सकते हैं। ये वीडियो उसी पर है कि जब आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं तब आपको किन किन बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए, दस्तावेज़ के कागज़ को किस प्रकार देखना चाहिए। इसमें यह है कि जब आप डीड तैयार कराते हैं तो आप या तो मॉडल डीड यूज कर सकते हैं या किसी कातिब यानी डीड राइटर को हायर कर सकते हैं जो आपके डीड को लिखेंगे। अब आपका ये है, आपको ध्यान यह देना है कि आप डीड का हर एक शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़ें, पूरे डीड को पढ़ें, सावधानी से पढ़ें। शुरुआती 1 से 5 खाना, उसमें शुरू में 1 से 5 खाने रहते हैं, उसके बाद संदर्भ रहता है। तो आप 1 से 5 खाने को में इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है। उसमें आपका लिखने वाले का नाम, लिखवाने वाले का नाम यानी क्रेता और विक्रेता का नाम, उसमें उनका पिता का नाम रहता है, उनका पता रहता है, उसके बाद उनकी राष्ट्रीयता रहती है, इस प्रकार के उनका कौम यानी जाति भी उसमें लिखी रहती है, और उसके बाद उसमें आपका आधार नंबर भी लिखा हुआ हो सकता है। तो इस प्रकार का आप इन सारे चीज़ों पे आप ध्यान दें निश्चित रूप से। यह क्यों आवश्यक है ये मैं आपको शीघ्र ही बताने जा रहा हूँ कि यह क्यों आवश्यक है इतना ध्यान देना। एक एक शब्द पे, एक एक अक्षर पे ध्यान दें कि वह सही है अथवा नहीं। इसके बाद आपको किस्म वसीका यानी वसीका जो आप दस्तावेज़ तैयार कर रहे हैं उसका प्रकार क्या है, वह केवाला है या वह दान पत्र है या वह बंटवारानामा है वगैरह वगैरह, इसी तरह के, या वसीयतनामा है वगैरह वगैरह। उसके बाद जब उसमें जरसम्मन की राशि रहती है, जरसम्मन यानी आपने कुल कितना रुपया दिया। उसके बाद उसमें खाता, खिसरा, रकबा, थाना नंबर, मौजा इत्यादि जानकारियाँ रहती है, ज़मीन का किस्म रहता है। इन सारे बिंदुओं पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप एक मुसीबत में फंस रहे हैं। अगर उसमें एक भी बिंदु एक भी शब्द आपका गलत हो जाता है, एक भी अंक आपका गलत हो जाता है, जैसे खाता नंबर या खेसरा नंबर में से कोई एक अंक आपका गलत हो जाता है, तो आपको दस्तावेज का शुद्धिनामा कराना पड़ेगा, वो भी 1 साल के अंदर। अगर 1 साल के बाद आपको यह जानकारी प्राप्त होती है कि आपका खाता या खेसरा में से कोई एक गलत हो गया है, अंक गलत है, तो आप जो है उसको आपको पूरी रजिस्ट्री शुल्क फिर से देनी पड़ेगी। सिर्फ खाता और खेसरा में कोई एक गलत होने पर साल भर के अंदर आपको 1000 रुपया स्टाम्प शुल्क और 1000 रुपया निबंधन शुल्क, यानी ये नॉमिनल फीस है, इस पर आपका शुद्धिनामा हो जाएगा, जिसको आम भाषा में मरम्मतनामा भी कहते हैं। तो आपका शुद्धिनामा तो हो जाएगा ये साल भर के अंदर। लेकिन अगर दोनों खाता और खेसरा दोनों अगर आपका गलत है और ये साल भर के अंदर ही आपको पता चल गया, फिर भी आपको पूरा रजिस्ट्री शुल्क देना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा घाटे का सौदा होगा आपके लिए। उसके अतिरिक्त अगर आपकी 4 में से एक भी चौहद्दी गलत है तो आपको पूरा रजिस्ट्री शुल्क देना पड़ेगा साल भर के अंदर होने पर भी। तो आप समझ लीजिए नाम में गलती होने पर या कहीं भी गलती होने पर, जरसम्मन की राशि गलत होने पर, ज़मीन के रकबा में यानी एरिया में गलत लिख देने पे, उसके बाद थाना नंबर और मौजा नंबर वाट एवर जो भी है, ये सब अगर गलत लिख मौजा का शब्द गलत लिख दिया गया है, तो इन सबों में अगर आप सुधार करवाएंगे तो आपको पूरी रजिस्ट्री शुल्क फिर से देनी पड़ेगी, जो एक बहुत बड़ा आपका परेशानी का सबब होगा। अगर मान लेते हैं कि ये सब साल भर के अंदर में ही आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, पूरा रजिस्ट्री शुल्क, सिर्फ खाता या खेसरा में से कोई एक अगर गलत है और साल भर के अंदर है, तभी आपको 1000 रुपया स्टाम्प शुल्क और 1000 रुपया निबंधन शुल्क पर आपका हो सकता है सुधार। अन्यथा बाकी किसी भी गलती के लिए आपको पूरा रजिस्ट्री शुल्क देना पड़ेगा, भले ही वो साल भर के अंदर ही क्यों ना हो। और रजिस्ट्री शुल्क और खाता और खेसरा दोनों में से कोई एक गलत हो, लेकिन वह भी साल भर के बाद आपको पता चलता है, तो भी उसको सुधारने के लिए आपको पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा। ये तो ही पैसे की बात। अब बात ये आती है कि क्या पैसा दे देने पर भी आपका सुधार हो जाएगा? इसमें भी प्रश्न है, इसमें भी पेच है। जैसे आपको जब सुधार करवाना पड़ेगा तो आपको जो लिखने वाले हैं उनको भी साथ लेकर रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ेगा, और वो अक्सर आनाकानी करते हैं। वो कहेंगे हम तो ज़मीन लिख ही दी, हम क्यों जाएं दोबारा। यानी ये सब भी, वो सब भी जो होता है वो भी पैसे के लिए ही होता है। यानी वो भी कुछ चाहते हैं कि हमको कुछ और इसी बहाने प्राप्त हो जाए, क्योंकि आप तो फंसे हुए हैं।
इसलिए ज़मीन खरीदने के समय आंख मूंद करके, जब आप पेपर तैयार कराते हैं तो आंख मूंद करके बिल्कुल रजिस्ट्री के कागज़ पर साइन ना करें। वो हड़बड़ में लोग कहते हैं हाँ जल्दी साइन कर दीजिए, जल्दी साइन कर दीजिए, ये सब पचड़े में ना पड़ें। अगर आपको एक दिन विलम्ब भी हो जाए तो विलम्ब कर लें, लेकिन रजिस्ट्री के कागज़ को अक्षरशः एक एक शब्द पढ़ लें। उसके बाद संदर्भ आता है, जब आप ये सब चीज़ें देख लेंगे उसके बाद संदर्भ और मजमून आता है, उसमें भी आप ठीक से देख लें कि संदर्भ और मजमून में क्या रहता है और आपको क्या देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ के क्या समझना चाहिए। संदर्भ या मजमून में रहता है कि रजिस्ट्री का जो ये विक्रेता हैं उनको यह ज़मीन का दस्तावेज कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो खतियान के अनुसार अब तक उनकी पुश्तैनी है अथवा किसी से क्रय की है, सबका उसमें विवरण रहता है। अगर उनकी कोई जमाबंदी संख्या है तो उसमें जमाबंदी संख्या अंकित होती है। उसके बाद उसमें यह लिखा रहता है कि वह ज़मीन को क्यों, विक्रेता ज़मीन को क्यों बेचना चाहते हैं, उसका विवरण रहता है। उसके बाद उसमें यह रहता है कि ज़मीन पर कोई ऋण भार तो नहीं है, ज़मीन पर कोई बैंक से लोन या किसी प्रकार का कोई ऋण भार या कोई कर वगैरह तो नहीं है, तो ये सब उसमें रहता है कि उसमें वो ऋण भार से मुक्त है, ये सब आप देख लें। उसके बाद ये रहता है कि ये ज़मीन सरकारी तो नहीं है, उसमें रहता है, लिखा हुआ रहता है कि ये सीलिंग से मुक्त है, भूदान से मुक्त है, गैर मजरूआ आम खाद से मुक्त है, कब्रिस्तान से मुक्त है, शमशान से मुक्त है, मंदिर मस्जिद की ज़मीन से मुक्त है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब आप देख लें कि वो सभी प्रकार के सरकारी ज़मीन से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। ज़मीन पूरी तरह रैयती होनी चाहिए जो विक्रेता के नाम की हो। उसके बाद आपको ये देख लेना चाहिए कि उसमें जब लास्ट में आपने पूरा पैसा दे दिया हो तो उसमें निश्चित रूप से अंत में लिखा हुआ रहना चाहिए कि पूरा पैसा वसूल पाया, यानी पूरा पैसा दे दिया गया। ये चीज़ उसमें रहना चाहिए, ये चीज़ आपको इन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अब धोखेबाजी तो बहुत जगह है, इसमें बहुत सारे मेरे संज्ञान में ऐसे मामले हैं जिसमें पैसा जो डीड को नहीं पढ़ते हैं, जो पूरा पैसा क्रेता द्वारा दे दिया गया, खरीदने वाले द्वारा दे दिया गया, लेकिन रजिस्ट्री के डीड में लिखा हुआ था कि इतना रुपया मेरा बकाया है और इतना रुपया इनको इतना महीना के अंदर दे देंगे, इतना दे देंगे। और इस सब अगर ऐसा लिखा हुआ और अगर आपने नहीं पढ़ा और बिना पढ़े हुए साइन कर दिया तो यकीन मानिए कि रजिस्ट्री डीड के बाद भी आप एक मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। तो आप डीड को ठीक से पढ़ लें, ये चीज़ें ज़रूर देख लें। और जब आप रजिस्ट्रार महोदय के सामने जाते हैं तो उनके सामने इकरारनामा में ज़रूर स्पष्ट कर दें इस बात को कि पूरा पैसा मेरे द्वारा दे दिया गया है। इकरारनामा में इस बिंदु का बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद का बात है कि एक चीज़ इसमें ये मैं बता देता हूँ कि अगर आपने ज़मीन में, अगर आपको शुद्धिनामा की बात अगर आ गई और जो आपको ज़मीन लिखे थे, अगर उनकी, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तब तो आपको उनके फिर वंशजों से ज़मीन लिखाना पड़ेगी जो उनके वंशज हैं, और फिर तो आपको पूरा का पूरा रजिस्ट्री शुल्क फिर से लगना ही लगना है। चाहे वह साल भर के अंदर का कोई खाता खेसरा का एक खाता खेसरा में से किसी एक का भी गलती की संभावना हो, गलती हुई हो, लेकिन फिर भी अगर उनकी मौत हो गई है तो उनके वंशज लिखाने को पूरा रजिस्ट्री शुल्क साल भर के अंदर ही फिर से देना पड़ेगा। इसलिए इस बिंदु पर, इसलिए डीड को सावधानीपूर्वक पढ़ना अत्यंत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार इस बिंदु को फोकस कर रहा हूँ। अब देखिए, डीड के अंत में नजरी नक्शा भी लगा हुआ रहता है। जब आप अपना डीड तैयार करते हैं उसके अंत में नजरी नक्शा देख लीजिए। नजरी नक्शा डीड के अंत में रहता है। अब आप कहेंगे उसको क्यों देखना चाहिए, उसके लिए ये सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए डीड के अंत में नजरी नक्शा रहती है, उसको इसलिए देखना चाहिए कि अगर दो विक्रेता मिल करके एक क्रेता को ज़मीन लिखते हैं, अगर दो विक्रेता हैं और क्रेता एक हैं, तो ज़मीन के डीड में ये कैसे पता चलेगा कि किस विक्रेता ने आपको कितनी ज़मीन दी। हो सकता है जैसे आपने 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि पहले विक्रेता का ज़मीन उसमें 1000 फीट स्क्वायर फीट है, दूसरे विक्रेता का भी 1000 स्क्वायर फीट है। हो सकता है पहले का 1500 स्क्वायर फीट हो और दूसरे विक्रेता का 500 स्क्वायर फीट ज़मीन हो। तो ये डीड में नजरी नक्शा में स्पष्ट हो जाता है। नजरी नक्शा जब बनता है तो उसमें देख जाता है, ये विक्रेता नंबर 1 का इधर 1500 स्क्वायर फीट का नक्शा बन जाता है इधर, और दूसरे का है ये है बी, तो उसमें 500 स्क्वायर फीट का बन जाता है। अगर हम बनाते हैं तो वो इस प्रकार बनेगा कि अगर हम 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदते भी हैं तो हो सकता है कि दोनों का बराबर ना होकर करके ए 15,000 स्क्वायर फीट विक्रेता का हो और बी का 500 स्क्वायर फीट ज़मीन ही हो, और कुल मिलाकर के 2000 स्क्वायर फीट हो। तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ए ने 1500 स्क्वायर फीट ज़मीन आपको बेची है और बी का 500 स्क्वायर फीट ज़मीन है। इसलिए नजरी नक्शा पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस बात को आप एकदम स्पष्ट हो लें। अब एक इसलिए भी ध्यान देना ज़रूरी है नजरी नक्शा पे कि मान लेते हैं कि आपने एक ज़मीन खरीदा है, एक बहुत बड़ा प्लॉट है, एक बहुत बड़ा प्लॉट है,
और आपने ज़मीन खरीदा है, तो अब आप इसमें से आपका ज़मीन नजरी नक्शा में साबित से पता चलेगा आपका ज़मीन इधर से है या इधर से है या यहाँ पे है या इधर है या यहाँ है, ये नजरी नक्शा से पता चलेगा, चौहद्दी से भी पता चलेगा। तो आप इसमें क्लियर कट चौहद्दी और नजरी नक्शा दोनों को ठीक से देख लें। ये बहुत लोग नजरी नक्शा पे ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं ये बेकार का पार्ट है। नहीं, बेकार का पार्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आप इस पर ध्यान दें। अब डीड को जैसे मैंने कहा, अगर आप उसको कातिब का लिखा हुआ अगर आपको समझ में नहीं आता हो ठीक से, या उनकी लैंग्वेज या भाषा समझ में नहीं आती हो, तो आप उनको कहें कि भाई इसको टाइप करा दीजिए हमको, हम टाइप करा करके इसको हमको दे दीजिए ताकि मैं उसको पढ़ सकूं। अगर आप उससे भी बचना चाहते हैं तो आप सीधा मॉडल डीड का प्रयोग करिए। रजिस्ट्री ऑफिस के काउंटर पे मॉडल डीड रहता है, हर चीज़ का, रजिस्ट्री का, दान पत्र का, बंटवारा का, सभी प्रकार का मॉडल डीड वहाँ मौजूद है। आपको जिस प्रकार के किस्म का आपको कराना है उस प्रकार का मॉडल डीड वहाँ उपलब्ध है। उस मॉडल डीड को आप मांगे और उसके अनुसार आप भर सकते हैं, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके अनुसार आप खुद भी भर सकते हैं मॉडल डीड को। इसलिए मेरा सुझाव होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल डीड का प्रयोग करें रजिस्ट्री ऑफिस में, ताकि आपको जो है व्यर्थ के झंझटों से मुक्ति मिल रही। अब है, आप जब ज़मीन का रजिस्ट्री करने जाते हैं तो आपको यह बात ध्यान देना चाहिए कि रजिस्ट्री के डीड में जो मूल्यांकन यानी जो पैसा लगता है, जिसका मूल्यांकन किया जाता है कि इतना निबंधन शुल्क और इतना स्टाम्प शुल्क, वह ज़मीन की किस्म के अनुसार दर तय होती है। तो ज़मीन का किस्म क्या है आपको देख लेना चाहिए कि ज़मीन का किस्म मेरा क्या है। और रजिस्ट्री में एक MVR होता है, मिनिमम वैल्यू रजिस्टर, उसके अनुसार आपका ज़मीन का किस्म क्या है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ज़मीन का किस्म आपका कृषि योग्य ही है, लेकिन एक सरकारी आदेश है कि 5 डिसमिल तक की भूमि को वो आवासीय में ही ट्रीट करते हैं, यानी 5 डिसमिल का भूमि अगर कृषि योग्य भी हो तो वो उसको आवासीय का चार्ज तय करते हैं। उसके लिए एक आदेश है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि 10 डिसमिल तक की भूमि को भी आवासीय का चार्ज लगा दिया जा रहा है। तो इस पर आप ध्यान देंगे। अगर ऐसा चार्ज मांगा जाता है तो आप कहें कि किसके आदेश से ऐसा है, वो कृपया आदेश हमको दिखा दें, क्योंकि उसके लिए भी कोई ना कोई सरकारी आदेश जरूर होगा। तो इस बिंदु पर आप चाहें तो आप सब रजिस्ट्रार महोदय या उनके ऑफिस से पता कर सकते हैं, और आपको पता करना भी चाहिए। उसके बाद है सुओ मोटो म्यूटेशन। ये बिंदु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुओ मोटो म्यूटेशन रजिस्ट्री ऑफिस में और राजस्व विभाग द्वारा, राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा दोनों द्वारा मिल करके एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। और उस सॉफ्टवेयर के अनुसार अगर क्रेता एक हों, विक्रेता भी एक हों और विक्रेता के नाम की जमाबंदी चल रही हो, तो आप वहीं पर एक फॉर्म भर देंगे और वहाँ से आपका सुओ मोटो म्यूटेशन के लिए वो CO के लॉगिन में चला जाएगा। यह काम रजिस्ट्री ऑफिस द्वारा ही कर दिया जाएगा। आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा और म्यूटेशन के लिए आपको अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। वो म्यूटेशन के लिए वहीं से अप्लाई हो जाएगा और आपको एक वाद संख्या मिल जाएगी, केस नंबर मिल जाएगा। आप उस केस नंबर को नोट कर लेंगे। उसके बाद ये है कि लास्ट में जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पूरा पैसा वसूल पाया, फिर मैं फोकस कर दे रहा हूँ कि रजिस्ट्री दस्तावेज के अंत में जरूर देख लें लिखा हुआ कि पूरा पैसा वसूल पाया लिखा हुआ है या नहीं है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिना, आपने देखा होगा कि रजिस्ट्री के जो कागज़ हैं वो स्टाम्प पेपर पे लिखे होते हैं। स्टाम्प पेपर पे लिखे होते हैं, शुरू में 1000 रुपया या 5000 रुपया का एक स्टाम्प लगा होता है, उसके बाद सादा पेज लगे रहते हैं, या सभी कागज़ हो सकते हैं स्टाम्प के अथवा सादा पेज के ही। इसमें कहना यह है कि अगर स्टाम्प पेपर आपको नहीं मिल रहा हो तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना स्टाम्प पेपर के भी रजिस्ट्री सादे कागज़ पे करा सकते हैं। जैसे 5000 रुपया का आपने स्टाम्प का पेपर लगाया हुआ है, अगर वो 5000 के बदले आप सादे पेज पे ही कराते हैं तो आपको वो 5000 रुपया एक्स्ट्रा चालान से जमा करना पड़ेगा। ये तो वेरी सिंपल है। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि निबंधन कराने के लिए हमको स्टाम्प पेपर चाहिए ही चाहिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद है जो डीड राइटर हैं, कातिब हैं, उनका रेट है। इनके रेट के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बताऊंगा कि उनका क्या रेट है, और आप उस जब कागज़ लिखने का उनका क्या रेट है, और मैं आपको उस वीडियो को अलग से बताऊंगा। फिलहाल आप इसको देखें, इसको समझें, सुने, इसको बार बार देखें, और आपका हित सुरक्षित रहे। धन्यवाद।